व्हाट्सअप मित्रों, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग, जिसमें अभी हमारा AS12 का सेशन नंबर 2 हम यहाँ पे करने वाले हैं। सेशन नंबर 1 में हमने AS12 की पूरी थियरी डिस्कस की, बढ़िया तरीके से पूरा AS12 यहाँ पे कवर किया। अब बारी आ चुकी है इसके क्वेश्चंस करने की। और जैसे मैंने बोला था, थियरी में यहाँ पे जितनी चीजें इतना पढ़ लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। तो इतने ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आईसीआई की बुक में अभी जाएंगे और आईसीआई की बुक के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं या नहीं। बट ये सेशन देखने के पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग का AS12 का लेक्चर 1 जरूर देखना। वो अगर देख लिया, 1 घंटे का लेक्चर है, तो ये आपके लिए एकदम पानी पानी हो जाएगा लेक्चर। तो चलिए एकदम तबाही मचाते हैं आपके लेक्चर में। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉल्व करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग में AS12 के सारे क्वेश्चन फ्रॉम द ICAI स्टडी मटेरियल। और यारो, अगर लेक्चर ये पसंद आता है, आगे देखना आराम से, पसंद आता है तो पसंद जैसे ऐसा लगे अरे मजा आ रहा है लेक्चर में, तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। गरीब का इतना भला कर दो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी कर देना कि यारो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है वो भी कर देना कि यार मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में जोरदार लग रहा है कि नहीं, तूफानी लग रहा है कि नहीं, ताबड़तोड़ लग रहा है कि नहीं, तो बता देना यार। अगर आप इतना बता देते हो ना, इस गरीब का दिल खुश हो जाता है, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फ्री रिवीजन हो रहे हैं। अभी अगर ये मेरा कंप्लीट हो गया तो हमारे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। हमारा सर स्टार्ट किया था 16, 19, 25, फिर 28, 28 के बाद फिर हमारा हो जाएगा 20, 20 के बाद सर आपने अभी 7 करवा दिया, 9 करवा दिया, 12, 12 के बाद मैं आपको अभी क्या करवाऊंगा, 18 करवाऊंगा इमीडिएट में। नेक्स्ट टू जो करवाऊंगा 18 और 17। तो हमारे कितने एएस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 एएस तो मेरे यहाँ पे आपके साथ कवर हो जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो यारो बढ़िया तरीके से अगर 10 एएस हो रहे हैं तो यार इसका पूरा लाभ उठाइए और मजे में इसको पूरा रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और ये सारे के सारे जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना यारो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके मित्रों, यस चलो। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और हमारे AS12 के क्वेश्चंस के साथ करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यस, ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी को अगर ध्यान नहीं है तो ये प्लेलिस्ट आपका पूरा बना है CA इंटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से। वो प्लेलिस्ट प्लीज पूरी देख लीजिए, मजा आएगी उसमें देखने में, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चों के तो मेरे को ये भी डाउट आते हैं, सर मेरा कोई XYZ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, तो आपका ASPL देख लूं तो क्या समझ जाएगा। बेटा AS12 मैं आपको यही बोलता हूं, अभी यही चल रहा है, यही देख लो। इसका पहले थियरी देख लो 1 घंटे का, फिर क्वेश्चंस आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको समझ जाएगा कि भाई ये देख के भी आप एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो और अपियर शिद्दत से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में जाके कुछ कुछ आधे अधूरे ज्ञान के साथ, पूरा ज्ञान लेके आप यहाँ पे एग्जाम में बैठ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब कौन सी चीज के साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के साथ। ओके कुछ 10 11 12 क्वेश्चन है, जितना मेरे को ध्यान है इस एएस में एक एक करके सारे देखेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं जेड लिमिटेड करके जो कंपनी है, उन्होंने परचेज किया है एक फिक्स्ड एसेट, कितने का, 50 लाख का, विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख, ठीक है। 50 लाख का एसेट है, 5 साल की लाइफ है, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। Purchase of the asset, on purchase of the asset government granted it a grant of 10 lakhs, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है 10 लाख का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 10 लाख का जो ग्रांट है उसकी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ग्रांट को कहां से डिडक्ट किया है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। तो इन्होंने आपको क्या पूछा है, पहले 2 साल की जर्नल एंट्रीज करना है, ठीक है। और ये क्या था, यहां पे सर इन्होंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था, ओके। फिक्स्ड एसेट के लिए इनको ग्रांट मिला, ग्रांट को उन्होंने क्या किया, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में से, वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया, उसकी अपनी जर्नल एंट्री पहले 2 साल की बताना है। सर सबसे पहली एंट्री मेरी क्या होगी, सर सबसे पहले एंट्री की अगर मैं बात करूं, मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया 50 लाख का, मैं इसकी एंट्री कर दूंगा फिक्स्ड एसेट टू बैंक। फिर मेरे को क्या हुआ, इसमें से सर 10 लाख का मेरे को ग्रांट मिला, तो और ग्रांट को मैंने क्या किया, फिक्स्ड एसेट में ही क्रेडिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। यस सर, साथ ही साथ में फिक्स्ड एसेट की अब वैल्यू भी लिखते जाऊंगा, 50 का लिया था, 50 डेबिट हुआ था, फिर 10 क्रेडिट कर दिया, तो 40 का फिक्स्ड एसेट मेरा बचा। फिर सर ये फर्स्ट ईयर में पहले परचेज की एंट्री होगी, ग्रांट की एंट्री होगी। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए सैल्वेज वैल्यू इन्होंने दिया है कि आपका सैल्वेज वैल्यू 5 लाख का बच जाएगा, मतलब 5 लाख की तो वैल्यू इस एसेट की मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं कभी। हाँ सर, 5 लाख की तो वैल्यू आप कभी यूज ही नहीं करने वाले हो, तो क्या उसको मैं डेप्रिसिएट करूंगा, नहीं।
तो ये 40 में से क्या करूंगा, मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 40 है, ये 40 में से पहले 5 को हटा दूंगा क्योंकि वो 5 की सैल्वेज वैल्यू है, वो उतनी वैल्यू एसेट की मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं तो उसको डेप्रिसिएट ही क्यों करूं। अब आया मैं 35 की वैल्यू पे, 35 की जो वैल्यू है उसको कितने साल में डेप्रिसिएट करना है, 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 7 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हर साल का। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। यस, तो ईयर 1 में सबसे पहले आपने एंट्री क्या कर दी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिर नेक्स्ट जो ग्रांट मिला उसके लिए बैंक टू फिक्स्ड एसेट, यस 10 लाख का हो गया, और उसके बाद अब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट आ गया मेरा 7 लाख, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करो, कर दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या फिक्स्ड एसेट वापस परचेज करेंगे, नहीं, क्या ग्रांट वापस मिलेगा, नहीं, तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था। फिर इसी क्वेश्चन को ये लोग यहाँ पे मेथड 2, खैर यहाँ पे इन्होंने मेथड 2 पूरा दिखाया नहीं है, आगे बहुत क्वेश्चन है जिसमें मेथड 2 के हमको सॉल्व करनी है, तो वो आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सर क्वेश्चन 1 तो एकदम लुल्लू पंजू था, एकदम इजी बेटा, एकदम इजी, सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट हमारे हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹50 लाख which has the estimated useful life of 5 years। तो यहाँ पे क्या किया है, जेड लिमिटेड ने परचेज किया है एक फिक्स्ड एसेट, कितने का, 50 लाख रुपए का परचेज किया है, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है, 5 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू कितना है, 5 लाख है। अगेन देखो सेम इंफॉर्मेशन, ऑन द परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख, सेम, pass the journal entries in the books of the company in the first 2 years, for the first 2 years if the grant is treated as deferred income। ग्रांट को क्या ट्रीट किया है, डिफर्ड इनकम की तरह ट्रीट किया है। 50 लाख का असेट है, 5 साल की यूजफुल लाइफ, 5 लाख का सैल्वेज वैल्यू और 10 लाख का हमें ग्रांट मिला है। इस बार क्या किया है, केवल ग्रांट को हमने डिफर्ड इनकम में क्रेडिट किया है। पहले 2 साल की एंट्री करके बताओ सर। ईयर 1 में सबसे पहले मैंने क्या किया, असेट परचेज किया, तो मैं फिक्स्ड असेट को डेबिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा, टू बैंक, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई मेरी, यस सर, कितनी, 50 लाख रुपए की, डन। फिर मेरे को ग्रांट मिला, ग्रांट मिला तो मैंने क्या किया सर, आपको जो ग्रांट मिला आपने इस बार उसको डिफर्ड इनकम में क्रेडिट किया, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे बैंक को डेबिट करोगे 10 लाख रुपए से, और डीजीजी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करोगे 10 लाख रुपए से, ठीक है, यस। उसको डिफर्ड इनकम के नाम से भी दिखा सकते हो, डीजीजी के नाम से भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद देखो, अब मेरा फिक्स्ड एसेट अभी भी कितने का दिख रहा है सर, 50 लाख का, तो डेप्रिसिएशन भी काय पे लगेगा, 50 लाख के ऊपर। अब सर डेप्रिसिएशन का अगर मैं कैलकुलेशन यहां पे करता हूं, तो सर मेरे एसेट की वैल्यू 50 लाख, जिसमें से 5 लाख तो सैल्वेज वैल्यू है, मतलब ये तो मैं कभी यूज ही नहीं कर रहा, तो मैं 45 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। 5 साल की यूजफुल लाइफ, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा 9 लाख। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करता हूं और कहां पे क्रेडिट करता हूं सर, पीएनएल में क्रेडिट करता हूं, कितना हो जाएगा सर, सॉरी, डेप्रिसिएशन को डेबिट करता हूं, फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट करता हूं, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा, 9 लाख, ओके। अब सर इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप ग्रांट को डीजीजी में क्रेडिट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डीजीजी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। डीजीजी को कहां पे राइट ऑफ करता हूं सर, डीजीजी को मैं राइट ऑफ करता हूं पीएनएल में। चलिए नेक्स्ट एंट्री मेरी होगी, मैं डीजीजी को डेबिट करूंगा और कहां पे इसको राइट ऑफ करूंगा, टू पीएनएल, और किस प्रपोर्शन में करूंगा, जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन देखो, जो डेप्रिसिएबल अमाउंट था उसको 5 से डिवाइड कर रहा था, तो ये जो डीजीजी का अमाउंट है उसको भी सेम प्रपोर्शन में मैं पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा। डीजीजी कितना है, 10 लाख, इसको भी डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो हर साल का आएगा 2 लाख। तो डीजीजी को मैं डेबिट करूंगा 2 लाख से, और किसको क्रेडिट करूंगा, पीएनएल को क्रेडिट करूंगा। ये मैंने क्या किया, डीजीजी को राइट ऑफ किया पीएनएल में, साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये कितना हो जाएगा मेरा पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, बताइए, ये भी 9 लाख हो जाएगा। अब देखो यहां पे इफेक्टिवली क्या हुआ, इफेक्टिवली सर आपका यहां पे पीएनएल 2 लाख से क्रेडिट, पीएनएल 9 लाख से डेबिट, यस। तो पीएनएल में आपका कितना इफेक्ट जा रहा है, 7 लाख रुपीस का डेबिट इफेक्ट जा रहा है, जो आपका जाना चाहिए था। 7 लाख ही डेबिट होना था, क्यों, क्योंकि हमने 50 में असेट खरीदा, उसमें से 10 का ग्रांट मिला, तो हमारे लिए असेट 40 का था, जिसमें से 5 की वैल्यू तो मैं कभी यूज नहीं करने वाला, तो 35 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 5 साल में, तो 7 लाख का डेप्रिसिएशन 1 साल में आएगा, 7 लाख का डेप्रिसिएशन 1 साल में आएगा। तो इफेक्टिवली पीएनएल में जाना 7 लाख ही चाहिए था, जो हो गया। तो ये हो गया मेरे ईयर 1 की बात, ये हो गई मेरे ईयर 1 की बात। अब ईयर 2 की भी एंट्री है, तो ईयर 2 में सर फिक्स्ड एसेट परचेज करूंगा नहीं, ग्रांट रिसीव करूंगा नहीं वापस, डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करूंगा, तो ये ईयर 2 की मेरी एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट हो गया कितना, 9 लाख। और ईयर 2 में सर वापस ये करोगे, डीजीजी को राइट ऑफ करोगे, तो ये आ जाएगा डीजीजी डेबिट
टू पीएनएल, यस सर ये भी चीज हो जाएगी कितना 2 लाख। और उसके बाद सर क्या चीज होगी, उसके बाद जो मेरी चीज होगी मैं पीएनएल को सॉरी डेप्रिसिएशन को पीएनएल में लेके जाऊंगा, तो पीएनएल में डेबिट होगा वो 9 लाख से, और यहां पे हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन। तो पहले 2 साल की एंट्री बोला था, पहले 2 साल की पूरी एंट्री हमने करके दिखा दिया। क्या कोई दिक्कत की बात है सर? एकदम लुल्लू पुंजू क्वेश्चन, 10 मिनट में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यस सर, तो ये एंट्रीज के साथ एक बार वेरीफाई कर लेना, आंसर सही आएगा। ओके चलिए यहां से आगे बढ़ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते। संतोष, ओके संतोष पे आते। संतोष रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रांट रिसीव किया है 8 करोड़ का फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। सर बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप किया, उसके लिए उनको 8 करोड़ का ग्रांट मिला। सर बैकवर्ड एरिया में हमने फैक्ट्री सेटअप किया, मतलब बैकवर्ड एरिया में मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल मैंने वहां पे लगाया, मतलब सर प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में ग्रांट मिला है, तो ये ग्रांट को हम क्या करते हैं, ये ग्रांट को हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। कैपिटल रिजर्व में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यस। अब बोलते हैं इस ग्रांट में से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 करोड़ डिविडेंड के तौर पे। सर ये ग्रांट सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व में जो भी अमाउंट आपका क्रेडिट हुआ, यहां पे सपोज 8 करोड़, तो क्या कैपिटल रिजर्व इसको हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये डिविडेंड के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है डिविडेंड के लिए फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व इज नॉट कंसिडर्ड अ फ्री रिजर्व। हमने ये चीज पढ़ा है कि डिविडेंड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज फ्री रिजर्व्स ओनली। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज फ्री रिजर्व्स ओनली। तो अगर हम केवल और केवल फ्री रिजर्व्स यहां पे यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज के लिए, केवल और केवल हम फ्री रिजर्व्स यहां पे यूज करते हैं, कौन सी चीज के लिए, फॉर डिविडेंड, तो सर कैपिटल रिजर्व्स में से तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ये कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने इसमें से डिविडेंड दिया, गलत बात है। ऑल्सो संतोष रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिली तो इसका भी हमने पढ़ा था, नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसको हम सर यहां पे नॉमिनल वैल्यू टोकन अमाउंट पे लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंट इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स इज करेक्ट। सर दोनों भी ग्रांट की ट्रीटमेंट अलग है, 2 ग्रांट थी, एक तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में जो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते, और कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ सोर्स फॉर डिविडेंड, उसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, इन्होंने दिया तो वो भी गलत। दूसरी चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनको असेट मिला उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो नॉमिनल वैल्यू टोकन अमाउंट पे आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। तो यहां पे इन्होंने इसका आंसर दिया है, when grant is received for a specific purpose it should be utilized for the same, so the grant received for setting up a factory is not available for distribution of dividend, ठीक है। उसके बाद in the second case में क्या बोलते हैं, if the company has not spent money for the acquisition of land, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, has not spent, लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू टोकन अमाउंट पे इसको यहां पे लिखना है, नॉमिनल वैल्यू टोकन अमाउंट पे इसको लिखना है। द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रांट इज इनकरेक्ट एज पर AS12, दोनों का भी ट्रीटमेंट इन्होंने गलत किया है। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, पटाख से सर चौथे इलस्ट्रेशन पे भी हम पहुंच गए, जोरदार सर जोरदार, बहुत बढ़िया। X Limited runs a charitable hospital. It incurs salary of doctor, staff, etc. to the extent of 30 lakhs per annum. देखो इनका एक खर्चा दिया है, खर्चा क्या है कि ये जो सैलरी वगैरह डॉक्टर्स की है, ये सैलरी 30 लाख रुपए की है। As a support, the local government grants a lump sum payment of 90 lakh to meet the salary expense for a period of next 5 years. अगले 5 साल की सैलरी के लिए ये गवर्नमेंट ने 90 लाख रुपए दिया है। इनकी सर अगले 5 इयर्स की सैलरी कितनी होगी, 5 इयर्स की सैलरी इनकी होगी 30 लाख एक साल की, तो 5 साल की हो जाएगी 150 लाख, दैट इज 1.5 करोड़। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट एक बार का लमसम 90 लाख मिला है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर का हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट का जो नेचर है सर, इसका नेचर अब मैं यहां पे बोलूंगा इट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर क्यों बोलूंगा सर, क्योंकि इस ग्रांट के अगेंस्ट में आप देखिए आपको ये एक्सपेंसेस को मीट करना है। यस सर, इस ग्रांट के अगेंस्ट में मेरे को एक्सपेंसेस मीट करना है, तो रेवेन्यू नेचर। सर इसका ट्रीटमेंट में क्या करूंगा, सर इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे ना तो सर
ये रेवेन्यू नेचर का है, इसको पूरा का पूरा या तो पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हैं या तो इसको डीजीजी में हम क्रेडिट कर सकते हैं। यहां पे सर इट इज मोर अप्रोप्रिएट कि हम इसको डीजीजी में क्रेडिट करें। क्यों? क्योंकि सर ये ग्रांट के अगेंस्ट में हमको केवल 1 साल का खर्चा नहीं उठाना है, ये ग्रांट के अगेंस्ट में हमको सर 5 इयर्स तक खर्चा उठाना है। ओ यस, और हर साल कितना खर्चा? 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख, 5 साल तक इसका खर्चा उठाना है। तो हमको टोटल एक्सपेंस कितना है? टोटल जो मेरे को यहाँ पे एक्सपेंस है दैट इज 150 लाख। टोटल एक्सपेंस 150 लाख है। कितने साल में? 5 साल में मेरे को ये इनकर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, अब देखो मैं इसका ट्रीटमेंट जो यहां पे करूंगा, सबसे पहले मेरे पास ग्रांट आएगी तो मैं बैंक में इसको डेबिट कर दूंगा, बैंक में डेबिट, और इसको मैं डीजीजी में क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, डीजीजी में क्रेडिट कितना? 90 लाख आया है। मैं अभी के अभी इसको पूरा पीएनएल में क्रेडिट नहीं करूंगा, इसके बाद में डीजीजी को पीएनएल में धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगा। डीजीजी को मैं डेबिट करूंगा और कहां पे क्रेडिट करूंगा सर? इसको पीएनएल में क्रेडिट करूंगा। सर इसके लिए पीएनएल में इसको जब राइट ऑफ करते हो तो उसके लिए आपको कोई प्रपोर्शन लगता है, कुछ कॉस्ट वगैरह, जिसके प्रपोर्शन में मेरे पास कॉस्ट है क्या? सैलरी। सर पहले साल की 30, दूसरे की 30, तीसरे की 30, चौथे की 30, पांचवे की 30, टोटल हो गई सर कितनी? 150। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 150। तो मेरे को बताओ ईयर 1 का प्रपोर्शन क्या आया? 30/150, मतलब 1/5। तो 90 लाख इंटू 1/5 कितना होगा? 90 लाख इंटू 1/5 कितना होता है? 18 लाख। तो पहले साल में मैं 18 लाख को यहां पे पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। ये ईयर 1 में भी करूंगा, फिर ईयर 2 में भी करूंगा, फिर ईयर 3 में भी करूंगा, फिर ईयर 4 में भी करूंगा, फिर ईयर 5 में भी करूंगा। पांचों साल में खटाखट 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 करते रहूंगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एकदम सिंपल? यस सर एकदम सिंपल। अब ये लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने पूछा क्या है वो तो हम पहले पढ़ ले, हमने तो बिना पूछे इसको सॉल्व कर दिया, बट एक बार पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री मैंने कर दी, ठीक है, और जर्नल एंट्री में साथ ही साथ आपको ये 30 लाख का खर्चा भी दिखाना पड़ेगा। मैंने 30 लाख के खर्चे की एंट्री नहीं की, मैंने केवल ग्रांट से रिलेटेड किया। आप खर्चे की भी कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी टू बैंक, ये 30 लाख कर देना। फिर सैलरी को आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में, तो सैलरी का नेक्स्ट एंट्री कर देना जो पीएनएल में जाएगा। तो ऐसे 1 2 3 4 एंट्री आएगी फर्स्ट ईयर में। ओके, बोले एंट्री करने का एंड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चलो ये अच्छी बात इन्होंने की, हमको पीएनएल के स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके भी बताना है। प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल व्हेन द ग्रांट इज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम। अब बोले ये ग्रांट जो आपको मिला है ना, वो ग्रांट को आप पीएनएल में अदर इनकम में दिखाते हो। सबसे पहले बोले अदर इनकम में दिखाते हो। अगर सर मैं इसको अदर इनकम में दिखाता हूं तो यहां पे क्या है देखो, मेरा ये पीएनएल का स्टेटमेंट बनेगा। पीएनएल के स्टेटमेंट में जहां पे मैं इनकम लिखता हूं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम सबने पढ़ा हुआ है, इसमें जहां पे मैं इनकम लिखता हूं, इनकम में मेरे पास आता है अदर इनकम। इनकम में अदर इनकम आता है, तो अदर इनकम में इसको दिखा दूंगा 18 लाख। 18 लाख 5 साल में दिखाऊंगा, 90 लाख एक साथ नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इसको डीजीजी में क्रेडिट करेंगे। डीजीजी से पीएनएल में हर साल 18 18 18 करेंगे। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, इस प्रकार से हर साल 18 18 18 जाएगा अदर इनकम में। दूसरी एक और चीज इन्होंने बोली कि भैया अदर इनकम में ना दिखाते हुए आप उसको अगर सैलरी के जो कॉस्ट है उसमें से डिडक्ट करके दिखाते हो, तो सैलरी का कॉस्ट पीएनएल में कहां आता है? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। यस, तो आप यहां पे पीएनएल में क्या करोगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखाओगे। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जी सर। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में से आप क्या करोगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें आपने सैलरी दिखाया, 30 लाख का आपका 1 साल का खर्चा था, जिसमें से आप ग्रांट को क्या करोगे? लेस करोगे 18 लाख का, तो यहां पे बचेगा आपका 12 लाख। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? यहां पे आपका कितना बचेगा? 12 लाख। डनाडन डन सर। चलो, तो ये क्वेश्चन आई होप सभी के दिमाग में गया हो। यस सर, 19 मिनट हुए, 19 मिनट में हमारे 4 क्वेश्चन भी हो गए, जिसमें चारों के चारों हमारे बढ़िया थे। ऐसा नहीं था कि एकदम ही लल्लू पुंजू कुछ थे। और ये चौथा वाला तो एकदम जोरदार था, इसमें ट्रीटमेंट भी पूछ लिया, प्रेजेंटेशन भी पूछ लिया, तो बहुत जोरदार। सर हमने क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? उसको अदर इनकम में दिखाना चाहिए या फिर ये जो रेवेन्यू वाला ग्रांट है उसको कॉस्ट में से हमने लेस करके? दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ईदर और। गवर्नमेंट ग्रांट को अदर इनकम में दिखाओ या फिर जो उसकी रिलेटेड कॉस्ट है उसमें से लेस करके भी दिखा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अब क्या चीज है, सभी लोग यहां पे ध्यान देना। यहां पे बोलते हैं टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया व्हिच एंटाइटल्स द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ सब्सिडी ऑफ 20%।
इन्होंने बैकवर्ड एरिया में यहाँ पे सेटअप किया है, जिसके कारण इनको 20% सब्सिडी मिलेगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर विच नो रीपेमेंट वॉज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड। जहां पे ऐसा बोलते हैं ना, नो रीपेमेंट वॉज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड, मतलब गवर्नमेंट से ये जो 20% मेरे को सब्सिडी मिलने वाली है, इसके अगेंस्ट में मैंने गवर्नमेंट को कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सर ये कब होता है? जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है जस्ट फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भैया आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, बस आपने बैकवर्ड एरिया में काम चालू किया, वहां कैपिटल अपना इंप्लॉय किया, आपने वहां पे कंट्रीब्यूट किया प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बस। तो ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जब होता है तो इसके अगेंस्ट में और कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया, बस खुश रहो जाओ। तो यहां पे ऐसा लिखा रहता है, नो रीपेमेंट वॉज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड। Moreover, there was no condition that the company should purchase any specified assets for this subsidy. कंपनी ने यहां पे और कोई assets वगैरह भी खरीदने की जरूरत नहीं थी सब्सिडी के अगेंस्ट में। Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investments of 50 crore in capital assets received 10 crores from the government in January 2022. तो ग्रांट कितना मिला है? 10 करोड़ का ग्रांट मिला है। कब मिला है? जनवरी 2022। द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। अरे अरे अरे, कंपनी को क्या करना है? कंपनी बोलती है भैया मैं इसको आइटम ऑफ रेवेन्यू मानूंगी। मैं क्या मानूंगी? इसको आइटम ऑफ रेवेन्यू मानूंगी। आइटम ऑफ रेवेन्यू भैया ये क्या है? ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट की ग्रांट है, तो इसको आप रेवेन्यू में, पीएनएल में कैसे ट्रीट कर सकते हो? आपको कैपिटल रिजर्व में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है कि ये कैपिटल रिजर्व में, ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। इसको आप डिफर्ड इनकम वगैरह नहीं कर सकते, इसको आप बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रीट इट एज रेवेन्यू। ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में आपको ग्रांट मिली है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, यस, चलो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट प्रॉपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट उस पे आते इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। तो आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बोलते हैं, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये चीजों को आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहली चीज बोलते हैं 35 लाख रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज। हमने हमारे एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटीज दी, खर्चा किया, खर्चे के अगेंस्ट में लोकल अथॉरिटी से हमको ग्रांट मिला है। सर ये रेवेन्यू नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर का है तो सर अगर ये 1 साल के खर्चे के अगेंस्ट में, तो इसको मैं इसी साल पीएनएल में क्रेडिट कर सकता हूं, इसी साल पीएनएल में क्रेडिट कर सकता हूं। अगर 1 ही साल का खर्चा है, उसी के अगेंस्ट में मिला है, तो इसी साल में मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। 2-3 साल का खर्चा है, उसके अगेंस्ट में मिला, तो डीजीजी में क्रेडिट करो, फिर डीजीजी से प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करो। प्रेजेंट कैसे करना, मैंने अब भी एक क्वेश्चन में आपको बताया कि सर जो रेवेन्यू नेचर की हो, उसको या तो आप अदर इनकम में दिखाओ, या तो जो रिलेटेड कॉस्ट हो ना, जिस कॉस्ट के अगेंस्ट में मिल रहा है, वो कॉस्ट में से लेस करके बता दो। सिंपल सी बात हो गई। कोई क्या इसमें चिंता का विषय? कोई चिंता का विषय नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज पॉइंट नंबर 2, ₹100 lakhs received as subsidy from central government for setting up a unit in the notified backward area. Subsidy is in the nature of promoters contribution। सर promoters contribution के अगेंस्ट में तो ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, कोई सोचने का इसमें सवाल ही नहीं है। इसको हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता था? नहीं। और कुछ है? नहीं, हो गया। अब रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स पे आते हैं। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए। हमारे कितने मिनट हुए सर? 23 मिनट, 24 मिनट हुए। 24 मिनट में हमारे 6 इलस्ट्रेशन हो गए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मेरे ख्याल से कुछ 11 से 12 क्वेश्चन है मैक्सिमम इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जेड लिमिटेड परचेज द फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख। तो जेड लिमिटेड ने क्या किया है? परचेज किया है एक फिक्स्ड एसेट 50 लाख रुपए के लिए, विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। ये तो ऊपर जो क्वेश्चंस किए वैसे ही डेटा है। 50 लाख का असेट, 5 लाख की लाइफ, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द असेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख, ये भी सेम। द अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको हमने क्या किया? 10 लाख को हमने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया था, ठीक है। फिर बोले नेक्स्ट चीज क्या है, ग्रांट वाज कंसिडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अब इसको रिफंड करना है। रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट, और कितना है वो भी बोला है, 7 लाख रुपए रिफंड करना है। 10 लाख का हमको ग्रांट मिला था, 10 लाख में से 7 लाख रिफंड करना है।
पास द जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड। मतलब देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले मैंने ग्रांट को क्या किया है, सबसे पहले दिस अमाउंट वाज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में से हमने इसको रिड्यूस किया है, फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में से रिड्यूस किया। तो ये क्या चीज हो गई थी सर, मेरे पास ग्रांट आया था, ठीक है, मेरे पास ग्रांट आया था, तो ये क्या है, मैंने बैंक को यहां पे डेबिट किया था और कहां पे क्रेडिट किया था, मैंने इसको फिक्स्ड एसेट में यहां पे क्रेडिट कर दिया था, फिक्स्ड एसेट में 10 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कर दिया था। अब देखो इसके बाद क्या है, अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद सर अब मैं रिफंड कर रहा हूं, तो सर आपने जब इसको फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट किया था तो आप फिक्स्ड एसेट में डेबिट करोगे, यस, इसको हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट में डेबिट करोगे, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट में मैं डेबिट करूंगा कितना, 7 लाख, और ये हो जाएगा टू बैंक, या फिर ग्रांट पेबल, जीपी लिख रहा हूं, मतलब ग्रांट पेबल 7 लाख रुपए। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद दिस, 100% क्लियर, ये गया सबके दिमाग में, सभी के दिमाग में गया, ये सभी के दिमाग में क्लियर, यस। तो ये हो गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 7, बस इतना ही था, फिक्स्ड एसेट्स में डेबिट करेंगे और बैंक में या ग्रांट पेबल में हम इसको क्रेडिट कर देंगे, डन, सिंपल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 8 पे आइए, इलस्ट्रेशन 8 पे बोलते हैं आपने फिक्स्ड एसेट 20 लाख का परचेज किया था, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टूवर्ड्स इट इज 8 लाख, मेरे को जो यहां पे गवर्नमेंट ग्रांट मिला 8 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, यूजफुल लाइफ 4 साल, 20 60 4 लाख का रेसिडुअल वैल्यू, 4 साल का यूजफुल लाइफ, अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम, ठीक है, असेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। अच्छा ये देखो आपको बता दिया कि आपने ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे की थी, असेट को आप बैलेंस शीट में जब प्रेजेंट करते हो ना, तो नेट ऑफ ग्रांट, मतलब आपने ग्रांट को असेट में क्रेडिट किया था, आपको जो ग्रांट मिला ना, ग्रांट की आपने अकाउंटिंग क्या की, बैंक डेबिट और असेट को क्रेडिट, यस। तो जब ग्रांट मिली थी असेट में क्रेडिट हुआ था। अब बोलते हैं आफ्टर 1 year grant becomes refundable to the extent of 5 lakh due to non compliance with certain conditions। 1 साल बाद ये जो 8 लाख की ग्रांट थी उसमें से 5 लाख अब क्या हो गया है, रिफंडेबल, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 years, ठीक है। और ग्रांट रिफंडेबल कब हुआ, आफ्टर 1 year, 1 साल बाद, पहले 1 साल सब हो गया, उसके बाद ग्रांट रिफंडेबल हो गया, और एंट्री 2 साल की करना है। चलो सर बढ़िया है, एंट्री 2 साल की पूछना तो करते हैं यहां पे। सबसे पहली चीज क्या है सर, सबसे पहली चीज मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो मेरा हो जाएगा फिक्स्ड एसेट डेबिट ईयर 1, पहले यहां पे लिख देता हूं, ईयर 1 फिक्स्ड एसेट डेबिट कितना, 20 लाख, और क्या क्रेडिट होगा, टू बैंक। मित्रों लेक्चर पसंद आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर दो ना, ये तो रिकॉर्डेड ही देख रहे हो तो कमेंट भी कर दो, रिकॉर्डेड देखते देखते कमेंट तो कर ही सकते हो, सर पसंद आ रहा है, समझ रहा है, वैसा लिख दो, ठीक है, शेयर भी कर देना लोगों के साथ, ठीक है, गरीब खुश हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या है, फिक्स्ड एसेट आपने परचेज किया है 20 लाख रुपए का, तो वो हुआ, आपको ग्रांट मिला 8 लाख का, और 8 लाख आपने क्या किए, फिक्स्ड एसेट में से ही कम किए, तो नेक्स्ट एंट्री, बैंक मैंने डेबिट किया कितना, 8 लाख रुपए, और इसको कहां से क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 8 लाख रुपए, चलो डन। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, डेप्रीसिएशन, अब मेरे को यहां पे चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन इस पे आएगा, ठीक है। अब सर देखो डेप्रीसिएशन के लिए हमारा, डेप्रीसिएशन के लिए 20 लाख का असेट था, जिसमें से ग्रांट असेट में से ही माइनस किए तो 12 लाख बचा वैल्यू, इसका रेसिडुअल वैल्यू बोले 4 लाख, मतलब 4 लाख की वैल्यू तो मैं कभी यूज ही नहीं करने वाला, तो उसको क्या डेप्रीसिएट करूंगा क्या, नहीं, तो डेप्रीसिएट करने के लिए 8 लाख की वैल्यू बची, कितने साल में डेप्रीसिएट करेंगे इसको, 4 साल में, तो हर साल का डेप्रीसिएशन आएगा 2 लाख। चलो डेप्रीसिएशन करते हैं इस पे, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओके, सो डेप्रीसिएशन की हम एंट्री पे थे, डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना था, 2 लाख, तो डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट, कितना हो जाएगा, 2 लाख। अभी ईयर 1 की हमारी 3 एंट्री हो गई, एक फिक्स्ड एसेट हमने परचेज किया, एक हमने ग्रांट रिसीव किया 8 लाख का, फिर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, फिर उसके बाद क्या चीज है सर, नेक्स्ट हमको एक और एंट्री करना है, डेप्रीसिएशन को पीएनएल में डालना है, तो पीएनएल डेबिट करेंगे 2 लाख टू डेप्रीसिएशन, ठीक है सर, यस। ये ईयर 1 के एंड तक हमारी इतनी एंट्रीज हो जाती है, यहां पे ईयर 1 के एंड की पूरी एंट्रीज मेरी खत्म हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर ईयर 1, मतलब ईयर 1 खत्म हुआ उसके बाद ग्रांट रिफंडेबल हो गया 5 लाख का,
अब सर जब हमारे पास ग्रांट आया था तो मैंने एंट्री क्या की थी, बैंक में डेबिट किया था और फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट किया था। अब जब मैं ग्रांट को रिफंड करता हूं तो वापस एंट्री क्या होगी, सर ग्रांट को अगर आप रिफंड कर देते हो तो आप फिक्स्ड एसेट्स में डेबिट करोगे कितना, 5 लाख, और कहां पे क्रेडिट करोगे सर, बैंक में क्रेडिट करोगे 5 लाख रुपए। तो सर अब देखो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपके पास कितनी बची, फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में 20 लाख का लिए थे, उसमें से 8 लाख मैंने माइनस किया था, यस ये डेबिट किया था फिर क्रेडिट किया था, फिर और सर 2 लाख का डेप्रीसिएशन हमने माइनस किए, और फिर उसके बाद सर 5 लाख हमने ऐड किए। तो अब कितनी वैल्यू बचती है फिक्स्ड एसेट्स की, ये 12 हो गया, 12 के बाद 10, 10 में 5 जोड़ दो तो 15, 15 लाख की वैल्यू बची है एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब सर इन्होंने एंट्री हमको पूछी है 2 साल की पूरी, तो अब ईयर 2 की भी एंट्री करके बताना पड़ेगा। ईयर 2 में अब क्या एंट्री होगी, क्या फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, क्या ग्रांट रिसीव करने की, नहीं सर डेप्रीसिएशन की होगी क्या, हाँ सर डेप्रीसिएशन की जरूर होगी, तो डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। कितना, तो सर अब ये जो 15 लाख की वैल्यू बची है, यूजफुल लाइफ मेरा कितना है, तो देखिए 15 लाख की मेरी वैल्यू बची है, जिसमें से मैं यहाँ पे 4 लाख का जो रेसिडुअल वैल्यू है वो तो मैं यूज करने ही नहीं वाला हूं ना, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 4 लाख, उतनी वैल्यू तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो उसको क्यों डेप्रिसिएट करूं। तो सर 11 लाख हमने डेप्रिसिएट करना है, कितने साल में, 3 साल में, तो 11 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो दिस बिकम्स 11 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच कम्स टू 3.67, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3.67 lakhs। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 3.67 lakhs, बिल्कुल सर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल डेबिट 3.67 टू डेप्रिसिएशन, जी सर। ये मेरी ईयर 2 की एंट्रीज हो गई खत्म। ईयर 2 के बाद अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू देखूं तो 15 थी ईयर 2 के स्टार्टिंग में, जिसमें से 3.67 का डेप्रिसिएशन हट गया, तो अब कितना हो गया, 15 माइनस 3.67, दिस कम्स टू 11.33, दिस कम्स टू 11.33। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, हाँ सर। तो ईयर 1 और ईयर 2 की एंट्रीज इन्होंने पूछी थी, हमने कर दी। देखो सबसे पहले ये 20 लाख वाली एंट्री आपको दिख रही है, हाँ सर ये 20 लाख वाली एंट्री यहाँ पे आ गई, फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक। फिर वो जो 8 लाख का हमको ग्रांट मिला था, फिर हमने डेप्रीसिएशन 2 लाख का चार्ज किया, डेप्रीसिएशन को पीएनएल में डाला, और फिर ईयर 1 के बाद फिर क्या हुआ, हमने ग्रांट को रिफंड किया, तो वो 5 लाख रुपए हमने फिक्स्ड एसेट्स में वापस ऐड किया। फिर सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना, 3.67 का बराबर, और जो डेप्रीसिएशन था उसको पीएनएल में डाल दिया, सिंपल। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। उसका वर्किंग नोट इन्होंने यहाँ पे दिया है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आएंगे। अभी हुए 32 मिनट, 32 मिनट में हमारे 8 इलस्ट्रेशन हो गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 9 पे आएंगे। 1 for 2021 ABC लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर 300 lakhs फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1500 लाख। तो इन्होंने एक मशीन क्या किया है, अक्वायर किया है 1500 का, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ग्रांट है 300 का। द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट। ये इन्होंने इनिशियल रिकॉग्निशन कुछ इस प्रकार से किया था, ग्रांट को क्या किया था, असेट की कॉस्ट में यहाँ पे क्रेडिट किया था। फिर बोलते हैं द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years, मशीन का लाइफ कितना है, 5 साल। तो सर अभी क्या हुआ होगा, ईयर 1 में 1500 का असेट लिया, जिसमें से 300 का ग्रांट माइनस किया, तो 1200 की इसकी वैल्यू बची, जो हमारे बुक्स में वैल्यू दिखेगी, ठीक है। कोई इन्होंने रेसिडुअल वैल्यू यहां पे दी थी क्या, नहीं। तो अब 1200 की वैल्यू जो थी उसी को हमने डेप्रिसिएट करना था, बिकॉज रेसिडुअल वैल्यू वाज 0, तो हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएबल अमाउंट आता है दैट इज 1200। अब फिर बोलते हैं मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड एट 20% ऑन डब्ल्यूडीवी। इस बार डब्ल्यूडीवी बोले, एसएलएम नहीं बोले, डब्ल्यूडीवी बोले। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन मई 2024। अच्छा, हमने सबसे पहले असेट लिया कब है, 1421, मतलब कितने साल यूज किया, 21 22 22 23 और फिर 23 24, 3 साल यूज किया, एंड 24 25 में जाके यहाँ पे रिफंड किए, यहाँ पे जाके रिफंड हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये ग्रांट को 3 साल यूज किए, सॉरी ग्रांट आने के 3 साल बाद तक असेट यूज किए, उसके बाद ग्रांट को हमने रिफंड किए। बोलते हैं हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एबीसी अज्यूमिंग द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2024। चलो ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली चीज क्या है, सर मेरे को 1500 का असेट मिला था, यस, जिसपे 300 का ग्रांट था, और ग्रांट को मैंने क्रेडिट किया था कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब ये असेट में 1500 डेबिट हुआ था, ग्रांट को असेट में से ही क्रेडिट किया, तो असेट की वैल्यू बची थी 1200, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200।
अब 1200 पे अगर मैं डेप्रीसिएशन लगाऊं, मेरे को कितने साल का डेप्रीसिएशन लगाना है, 1 2 3 साल का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 1200 पे 3 साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा सर, डब्ल्यूडीवी से लगाना है तो 1200 इंटू 20%, पहले साल का हो जाएगा 240, तो ये 240 माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 960 पे हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये 192 ईयर 2 का डेप्रीसिएशन होगा, ठीक है। और फिर जो 768 बचेगा उस पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 153.6, में 154 लिख देता हूं, ठीक है। तो इसके बाद अब वैल्यू कितनी बचेगी, अब जो यहां पे वैल्यू बचेगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 614। तो यहां पे ईयर 3 के एंड में असेट की वैल्यू मेरी बचती है 614। कब, मैं बोल सकता हूं 31/3/2024 को मेरे असेट की वैल्यू बची 614 रुपए, ठीक है। मैंने डब्ल्यूडीवी मेथड से सिंपल 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस किया है तो मेरी वैल्यू अब बचती है 614 रुपए। ओके सर, अब इसके बाद देखो क्या चीज है, इसके बाद सर अब मेरा जब ईयर 4 चालू हुआ, यहां पे मेरे पास ईयर 3 के एंड की वैल्यू आ गई 614। ईयर 4 जब मेरा चालू हुआ, जब मेरे को ग्रांट रिफंड करना पड़ा, तब मैंने यहां पे ग्रांट जब रिफंड किया हूं तो उसका मैं एंट्री क्या करूंगा, तो यहां पे इसकी मेरी एंट्री आएगी सर, सबसे पहले 300 लाख का मैं ग्रांट यहां पे कर दूंगा रिफंड। तो 300 लाख के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इन द ईयर 24-25 की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री मेरी कब आएगी, मई में जब मैंने ग्रांट रिफंड किया तो मैं यहां पे कर दूंगा सर फिक्स्ड असेट को डेबिट। फिक्स्ड असेट या फिर मशीन था ना, मशीन स्पेसिफिकली लिखे थे तो हम करेंगे यहां पे सर मशीन को डेबिट, मशीन को हम डेबिट करेंगे टू बैंक। ओके, टू बैंक हो जाएगा कितना सर, 300 लाख का आप ग्रांट यहां पे रिफंड करोगे, 300 लाख, ठीक है। अब सर इससे क्या हो जाएगा, मेरे मशीन की वैल्यू में 614 में 300 और ऐड हो जाएगा तो टोटल वैल्यू मेरे मशीन की अब हो जाएगी कितनी सर, 914। अब सर ईयर 4 के लिए जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करता हूं तो अब इस साल का डेप्रीसिएशन कितना आएगा सर, डब्ल्यूडीवी 20%, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अभी सर मेरे असेट की वैल्यू कितनी बची है, अभी मेरे असेट की वैल्यू कितनी बची है ये बताइए। आपके असेट की वैल्यू जो है सर अब वो हो चुकी है 914। तो अब मैं क्या करूंगा, जो 914 है उस पे 20% कैलकुलेट करूंगा, 182.8 का डेप्रीसिएशन आएगा, या फिर आप 183 इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस साल का डेप्रीसिएशन 183, फिर डेप्रीसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करना। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन्होंने भी निकाला कि 31/3/2024 या फिर 1 अप्रैल 24 को 614.4 का असेट का वैल्यू बचा है। उसके बाद उसमें 300 रुपए ऐड किया तो 914.4 का अब रिवाइज्ड वैल्यू हो गया। उस पे 20% डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20% डेप्रीसिएशन हमने निकाल दिया, 914.4 इंटू 20%, 182.8, 183 जितना आता है, 914.4 इंटू 20% बराबर 182.88 आता है, जिसको मैंने राउंड फिगर करके 183 लिया। सर एग्जाम में क्या हमने राउंड फिगर करने का क्या, नहीं नहीं नहीं, आपने डेसिमल्स में लेने का, क्योंकि देखो लाख 300 लाख बोल रहे हैं, मतलब 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल्स की भी यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, राइट। सो जस्ट डोंट राउंड इट ऑफ जैसा मैंने किया है, दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग प्रेजेंटेशन जो मैंने किया है। आप लोग एग्जाम में राउंड ऑफ प्लीज मत करना, ये 914.4 होगा, ये 614.4 होगा, उस हिसाब से ही पूरा प्रेजेंटेशन चलने देना। ये 153.6 होगा, ठीक है, यस, बिकॉज ऑल फिगर्स आर इन रुपीज लैक्स, तो डेसिमल वाले जो अमाउंट है उसका भी ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाता है, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसका स्टार्टिंग में परचेज प्राइस था उसमें से हमने हमारे ग्रांट को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1200 की वैल्यू। हमने देखा रेसिडुअल या सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है तो पूरा डेप्रीसिएबल अमाउंट 1200 हो जाएगा। 1200 में से 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस किया तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू 614 या 614.4 बची। 3 साल बाद फिर हमने ग्रांट को रिफंड किया तो उसको वापस असेट में ऐड कर दिया, तो अब असेट की वैल्यू हो गई 914 या 914.4 एग्जैक्टली। फिर 914.4 पे 20% डेप्रीसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज किया तो ये इस साल का 24-25 का इतना डेप्रीसिएशन हो जाएगा। एकदम सिंपल, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ए लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 40 लाख का, यूजफुल लाइफ 4 साल का, रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं 8 लाख का। गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, गवर्नमेंट ग्रांट 16 लाख का है। शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हम क्या कर रहे हैं, ग्रांट को रिफंड कर रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इफ
द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डीजीजी। अभी मैं आपको केवल ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डीजीजी करवा रहा हूं क्योंकि हमने फर्स्ट वाला बहुत बार किया है, फर्स्ट वाला अब हमने काफी क्वेश्चन में देख लिया, तो ये होमवर्क है। हम यहाँ पे अभी सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे कि जब आपको ग्रांट मिला था आपने इसको डीजीजी में क्रेडिट किया था, तो सर असेट कितने का था 40, यूजफुल लाइफ 4 साल, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है 16 लाख की, और इसको आपने कहां पे क्रेडिट किया है, डीजीजी में क्रेडिट किया है। अब बोलते हैं जर्नल एंट्री बताइए एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर। ओके चलिए, तो अब सर क्या है, जर्नल एंट्री पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्री डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में मैंने असेट परचेज किया कितने का, 40 का, तो मेरे पास आ जाएगा असेट का नाम क्या है, मशीन है, मशीन 40 लाख की आ जाएगी, तो मैं मशीन को करूंगा डेबिट, मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40 लाख। और कहां पे क्रेडिट करूंगा इसको, बैंक में मैं इसको कर दूंगा क्रेडिट 40 लाख से। इसके बाद नेक्स्ट चीज मेरी क्या हो जाएगी, मशीन को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया। नेक्स्ट चीज सर इसका इन्होंने बोला है कि सर इस पे आपको ग्रांट मिला 16 लाख का, तो 16 लाख का ग्रांट, और ये ग्रांट को डीजीजी में क्रेडिट किया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 16 लाख रुपए से, और डीजीजी में इसको क्रेडिट कर देंगे कितना, 16 लाख रुपए से। डन सर, ये चीज हो गया। इसके बाद सर अब ये असेट की वैल्यू तो 40 लाख है, तो डेप्रीसिएशन कितने पे आएगा, 40 पे, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन डेबिट टू मशीन। अब सर डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे निकालोगे, 40 लाख का असेट है, बट इस क्वेश्चन में इसका रेसिडुअल वैल्यू भी दिया है। रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पे बोलते हैं 8 लाख, मतलब ये असेट की 8 लाख रुपए की वैल्यू तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं उसको डेप्रीसिएट करूंगा, नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 32। 32 को कितने साल में मेरे को डेप्रीसिएट करना है, 32 को मैंने डेप्रीसिएट करना है 4 ईयर्स में। यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करेंगे, तो हर साल का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 8 लाख रुपए का। तो ये डेप्रीसिएशन मैंने चार्ज कर दिया यहाँ पे कितना, 8 लाख रुपीस का। ये चीज सभी को क्लियर, यस। फिर सर क्या है, हमने बोला था कि ये जो डीजीजी है उसको भी हर साल हमने पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो डीजीजी को हम पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे, डीजीजी डेबिट टू पीएनएल। डीजीजी टू पीएनएल कितना होगा, ये जो 16 लाख है डिवाइडेड बाय 4, उसको सर कैसे, हमारा जो डेप्रीसिएशन का प्रोपोर्शन था 4 साल में स्ट्रेट लाइन, तो इसको भी 4 साल में स्ट्रेट लाइन करेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 लाख ये हो जाएगा, तो ये 4 लाख में ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल में। ये हो गया मेरा ईयर 1 का। और सर ईयर 1 में क्या है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, सिंपल सी एंट्री है। फिर हम लोग आते ईयर 2 पे। ईयर 2 में क्या है, असेट परचेज करने की नहीं, आपको वापस डीजीजी मतलब ये ग्रांट रिसीव करने की एंट्री नहीं, बट डेप्रीसिएशन की एंट्री वापस करोगे। डेप्रीसिएशन डेबिट 8 लाख, और मेरा हो जाएगा यहाँ पे मशीन क्रेडिट, मशीन कितना क्रेडिट होगा, 8 लाख होगा, यस सर, मशीन क्रेडिट हो गया 8 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, अगेन डीजीजी को पीएनएल में राइट ऑफ करूंगे, डीजीजी डेबिट 4 लाख, और ये हो जाएगा मेरा पीएनएल 4 लाख। डन सर, ये ईयर 2 की एंट्री हो गई। ईयर 2 के बाद सर आइए ईयर 3 पे। ईयर 3 में सर अगेन मशीन परचेज नहीं, ग्रांट रिसीव नहीं। हमारा रिफंड कब हुआ था सर, रिफंड इन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर। इन द थर्ड ईयर बोला है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड ईयर में भी मैं क्या करूंगा, पहले डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा 8 लाख, और कहां पे क्रेडिट करूंगा, मशीन में, मशीन में क्रेडिट करूंगा 8 लाख। और फिर क्या हो जाएगा सर, आप डीजीजी को वापस ट्रांसफर कर दोगे टू पीएनएल। इसको मैंने और राइट ऑफ कर लिया 4 लाख रुपए से, चलो सर डन। तो ये आपकी हो गई थर्ड ईयर की एंट्री। अब थर्ड ईयर के एंड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पे आ गया भैया रिफंड करना है। यहाँ पे हमको आ गया कि अब हमने ग्रांट को रिफंड करना है। ग्रांट को रिफंड करना है तो सर क्या हो जाएगा, मेरे ग्रांट का अमाउंट जो था वो पूरा का पूरा वापस करूंगा। ये जो 16 लाख था इसको मैं वापस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक, बैंक में क्रेडिट हुआ, हाँ कितना, 16 लाख रुपए। सर नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने जब ग्रांट रिसीव किया था तो डीजीजी में क्रेडिट किया था। अब देखो यहाँ पे डीजीजी में मैंने कितना क्रेडिट किया था, 16 लाख। फिर डीजीजी को हमने क्या किया, राइट ऑफ किए, तो 16 माइनस 4 अब कितना बचा, 12। फिर और राइट ऑफ किए 8, फिर और राइट ऑफ किए, तो अब 4 की वैल्यू बची है। तो डीजीजी को कितने से डेबिट कर सकता हूं, डीजीजी को मैं डेबिट कर सकता हूं 4 लाख। बचा हुआ काय को डेबिट करूंगा, पीएनएल को डेबिट करूंगा 12 लाख रुपए से, क्योंकि आप देखो 3 साल में आपने पीएनएल में वो डीजीजी का अमाउंट 12 लाख रुपए बराबर ट्रांसफर किए हो, तो 12 लाख रुपए पीएनएल में क्रेडिट हुआ है, तो अब 12 लाख रुपए पीएनएल में मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एवरीबडी क्लियर विद दिस,
सभी को क्लियर है? 100% क्लियर, 100% क्लियर। यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इस क्वेश्चन में ये जो रिफंड है ना, ये रिफंड इन्होंने किया है बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर अगर हम यहाँ पे अजम्पशन ले ले कि मैंने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में किया है, तो सर क्या हो जाएगा, मेरे को 16 लाख तो पे करना है, तो ये हो जाएगा टू बैंक 16 लाख। ठीक है, फिर क्या है सर, थर्ड ईयर में आप देखो आपके पास डीजीजी का बैलेंस कितना था। डीजीजी में पहले मेरे पास 16 लाख था, जिसमें से ईयर वन में मैंने 4 लाख यहां पे राइट ऑफ किया, ईयर टू में 4, तो 8 राइट ऑफ हुआ है। हाँ सर, 8 लाख यहां पे राइट ऑफ हुए, तो डीजीजी में बैलेंस अब 8 लाख का बचा है, तो डीजीजी को हम डेबिट करेंगे कितने से, 8 लाख से, और बचा हुआ कहां पे होगा, पीएनएल में डेबिट होगा 8 लाख से। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने, सर हमने क्या लेना, हमने बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर लेने का कि एंड ऑफ द थर्ड ईयर लेने का। आईसीआई का अजम्पशन बेटा लेके चलने का। आईसीआई अगर बोलता है कि जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड इन द थर्ड ईयर, इन द थर्ड ईयर बोलता है, तो आपने यहाँ पे बिगिनिंग लेके चलने का, क्योंकि आईसीआई ने वो अजम्पशन लिया है। बट मैं आपको ये यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि साथ में लिख भी देना कि आपने अजम्पशन क्या लिया है। यहाँ पे इन द थर्ड ईयर बिगिनिंग भी हो सकता है, इन द थर्ड ईयर एंड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, बट आईसीआई ने बिगिनिंग लिया तो हम भी बिगिनिंग ही लेके चलेंगे। ये डिफॉल्ट अजम्पशन हो जाएगा कि अगर कुछ नहीं लिखा तो बिगिनिंग ही लेके चलेंगे, कुछ नहीं लिखा तो हम बिगिनिंग ही लेके चलेंगे, डिफॉल्ट अजम्पशन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? 100% क्लियर है सभी को? यस, गया सबके दिमाग में? किसी को इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद फिर आते हैं और नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। इलस्ट्रेशन 11 में अब ये लोग क्या बोलते हैं, 46 मिनट्स हमारे हो गए, 46 मिनट्स में 10 इलस्ट्रेशन हमारे हो गए। ये एक चैरिटेबल है, कंपनी एक्स रन्स ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, सैलरी टू डॉक्टर्स, और स्टाफ को ये सैलरी देता है टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। ठीक है, as a support the local government grants a lump sum payment of 90 lakhs to meet the salary expense for a period of next 5 years। तो देखो लमसम इन्होंने क्या किया, एक ग्रांट दिया है 90 लाख का, जिससे आपके सैलरी एक्सपेंस को सपोर्ट होगा फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ओके, और मेरे हर साल का सैलरी एक्सपेंस 30 लाख, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किए। अब देखो यहां पे इन्होंने लिखा है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4, यहां पे बराबर लिखा है ना स्टार्ट ऑफ ईयर 4, company X is unable to meet the conditions attached to the grant and is required to refund the entire grant of 90 lakhs। अब beginning of year 4 में पूरा refund करना है। You are required to pass the journal entries in the books of the company for refund of grant if अब यहां पे देखो if the grant was shown separately as other income। ठीक है, तो ग्रांट को आपने क्या किया था, अदर इनकम के तौर पे पहले दिखाया था। ठीक है, चलो अब सर ये क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, ये रेवेन्यू नेचर का मेरा ग्रांट है, रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, तो सर या तो पीएनएल में क्रेडिट होगा या तो डीजीजी में क्रेडिट होगा। सर डीजीजी में कब क्रेडिट करना था, जब हमने देखा था वो ग्रांट के अगेंस्ट में मल्टीपल ईयर के एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे मीट करने, तो मल्टीपल ईयर के कॉस्ट के अगेंस्ट का अगर ये ग्रांट है, तो ग्रांट को पूरा क्या एक साल में मैं पीएनएल में राइट ऑफ कर दूंगा क्या, पूरा एक साल में पीएनएल में राइट ऑफ नहीं करने का है। हमने क्या करने का है, उसको डीजीजी में ले जाना, और हर साल जितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है उस जितना एक्सपेंस है उस प्रोपोर्शन में आप हर साल उसको राइट ऑफ करोगे पीएनएल में। तो यहां पे मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, डीजीजी में उसको क्रेडिट करने की। चलिए इसको डीजीजी में क्रेडिट करने की मेथड से सॉल्व करते हैं। सर ईयर 1 में क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब मेरे को ग्रांट मिला तो मेरी क्या एंट्री हुई होगी, बैंक में सर आपका ग्रांट डेबिट हुआ होगा, कितने लाख का मिला है, 90 लाख का, और कहां पे क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां क्रेडिट हो जाएगा मुझे बताइए, टू डीजीजी, 90 लाख रुपए। सर इसी में से क्या है, इसी में से मैंने ग्रांट में से मेरे को 5 साल 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख का खर्चा इनकर करना है, मतलब हर साल सेम है, प्रपोर्शन सेम है, 1/5 1/5 1/5, तो ग्रांट को भी उसी कॉस्ट के प्रपोर्शन में राइट ऑफ करूंगा, तो ये डीजीजी मेरा डेबिट होगा, डीजीजी मेरा डेबिट होगा सर 90 लाख इंटू 1/5 इज 18 लाख। ठीक है, और इतना मैं डाल दूंगा पीएनएल में, पीएनएल में डाल दूंगा 18 लाख। साथ ही साथ इस साल सैलरी की भी एंट्री करना, ये एक और एंट्री दिखाना पड़ेगा, और सैलरी को पीएनएल में ट्रांसफर करने की, तो ये दो एंट्रीज आपको और दिखाना पड़ेगा जो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं। सर फिर ये देखो, ये जो सेम एंट्री है आप डीजीजी में ट्रांसफर करोगे, डीजीजी से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, सॉरी ईयर 2 में भी ईयर 3 में भी, तो ये ईयर 3 तक आप यही करोगे, मतलब ईयर 3 तक आपने डीजीजी का बैलेंस मेरे को बता दो कितना है। सर जो 90 लाख का बैलेंस था -18 एक बार, -18 दो बार, -18 तीन बार, कितना बैलेंस बचा,
18 टू जा 36, 3 जा 54, तो 90 माइनस 54, ये जो बैलेंस बचता है ये हो गया 36 लाख का बैलेंस। कितने का बैलेंस बचा सर? यहाँ पे 36 लाख का बैलेंस बचा है, किसका? डीजीजी का। यस सर, तो डीजीजी का बैलेंस जो मेरा बचा है वो है 36 लाख। तो अब सर क्या है, बोले यहां पे आप रिफंड कब कर रहे हो? सर रिफंड कर रहा हूं एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4। तो जैसे ही अब मेरा यहाँ पे ईयर 4 आया और मैंने रिफंड किया तो मेरे क्या एंट्री होगी? बैंक में क्रेडिट होगा कितना? 90 लाख। मेरे डीजीजी का बैलेंस कितना बचा था? 36। तो मैं डीजीजी में यहां पे डेबिट कितना करूंगा? डीजीजी में डेबिट करूंगा 36। और डीजीजी से देखो पीएनएल में कितना गया है? पीएनएल में हर साल यहां पे सर पहले साल 18, दूसरे साल 18, तीसरे साल 18, 54 लाख चले गया, तो वो पीएनएल में डेबिट करूंगा 54 लाख। अब मैं ये चीज क्लियर? तो ये एंट्री मेरी काय की हो जाएगी? दिस विल बी द एंट्री फॉर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, देख लो यहाँ पे डीजीजी 36 से डेबिट, पीएनएल 54 से डेबिट, टू बैंक 90 लाख। ये चीज सभी को क्लियर है? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए तो ये चीज हमारी हो गई। होमवर्क के आपको क्वेश्चंस ये दे देता हूं, ये दोनों हमारे जैसे क्वेश्चंस है 6, 7, 8 हमने जैसे अभी किए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ अब हमारा AS12 भी पूरा खत्म होता है। एंड मित्रों, अगर आपको AS12 यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए वो पूरे पसंद आए, मैंने लगभग पूरी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपको करवा दिए, तो लेक्चर को लाइक जरूर करना। आपको जो बात खास लगी लेक्चर की वो भी लिखना कमेंट्स में, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इसी तरह लॉजिकल पढ़ाई करने के लिए जुड़ते जाइए फॉर विद तेजा भाई, फॉर लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग, जिसमें अब नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग करेंगे AS18। तो इसी के साथ हमारा AS12 पूरा वाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं सबसे अब नेक्स्ट हमारे सेशन में। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हो चुके हैं, प्लीज उसको शिद्दत से पढ़िए, अच्छी तरह उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। हम आपको नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।